प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशहूर हिंदी कथाकार अमृतलाल नागर जी की लिखी एक सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी, जिसका शीर्षक है मुंशी घिर्राऊ लाल। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। दुबले पतले शरीर पर बड़ी सी खोपड़ी में खमदार भौहों पर खुमारी से भरी हुई झोटेदार आंखें ठीक ऐसी मालूम होती है जैसे कि गोबर के पुतले पर टेढ़ी मेढ़ी दो कौड़ियां जड़ दी गई हो। छितरी हुई मूछें सन सी सफेद पोपले मुंह की रौनक बढ़ा रही है, बाअदब बाकायदा। उर्दू और फारसी तो जैसे उनके खानदान की लौंडी थी। हर एक से अलेक सलेम की पाबंदी बाबूजी, भैया जी, लाला जी, अक्खा, जयराम जी की। कहिए मिजाज तो शरीफ, बाल बच्चे सब खैरियत से हैं ना। गर्चे कि मुंशी जी शराफत के जीते जागते पुतले हैं। बकौल मुंशी जी वह एक आला खानदान के टिमटिमाते हुए चिराग हैं। बाबा जान महाराज सोनागढ़ के मुख्तार आम थे। वालिद बुजुर्गवार की तमाम जिंदगी भी उस गद्दी पर ही तमाम हो गई। आप पर भी उस पुश्तैनी गद्दी को रौनक अफरोज करने के लिए काफ़ी जोर डाला गया था, लेकिन उसके पहले ही आप अपनी रंगीन तबीयत की गुलामी मंजूर कर चुके थे। इसलिए मजबूरी थी, महाराज आपके खानदान की काफ़ी कद्र करते थे और बकौल मुंशी जी आपको तो वह अपने वली अहद से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक बार का जिक्र है कि महाराज आपको अपने पास बिठाए हुए प्यार से बातें कर रहे थे। उसी वक्त राजकुमार साहब भी तशरीफ़ लाए, लेकिन महाराज ने उनकी तरफ तवज्जह भी नहीं दी। मुंशी जी फरमाते हैं कि इस बात पर महाराज और महारानी में कुछ यूं ही मामूली सी कहासुनी भी हो गई थी। आपकी शादी के मौके पर महाराज की तरफ से रहने के वास्ते एक आलीशान कोठी, 8 नौकर, 4 बांदियाँ, 2 दरबान, 1 हाथी और न मालूम कितनी चीज़ें बख्शिश में मिली थी। अलावा इसके और भी बहुत सी बातें हैं जो कि आप ही के शब्दों में फ़कत एक अफसाना है, जिन्हें सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आजकल के नौजवान अंग्रेजी दा बाबू लोग उन्हें महज चंडू खाने की गप समझकर हंसी उड़ाते हैं। मुंशी जी अभी कमसीन हैं। यही कोई 60-65 की उम्र होगी, जो कि शादी का सवाल उठने पर 40 हो जाती है। और वैसे तो गदर में आप 22 बरस के पट्टे ही थे। उसी सिलसिले में आपकी तमाम शानो शौकत कमबख्त बलवाइयों के कब्जे में चली गई। उस लूट का भी बड़ा दर्दनाक किस्सा है। पूछने पर ठंडी सांस लेकर कुर्सी के पीछे की तरफ अपना सिर डालते हुए छत की कड़ियां गिन गिन कर रुक कर धीरे धीरे फरमाते हैं, क्या बताऊं साहब, क्या हाल था। बस खिड़की से बाहर एक बार झांकिए, चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आती थी। एक चिड़िया का बच्चा भी कहीं उड़ता हुआ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था जैसे भूतों के परिस्तान आ गए हों। यहाँ पर मुंशी जी एक क्षण के लिए अपनी कथा कहना बंद कर हंसती हुई आंखों से सीना बाहर की ओर निकालकर श्रोता की ओर देखेंगे। इतने पर भी जुल्म है, गर्दो सखून की दाद। मुंशी जी का मूड खराब हो जाता है। फिर साफ कह देंगे, देखो ना बाबू साहब, मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं लाएंगे और परमेश्वर न करेंगे। आपको इन दर्दनाक बातों पर यकीन आए ही क्यों, यह तो जिस पर बीती है वही जानता है। अब देखिए, माफ़ कीजिएगा, बुरा मानने की कोई बात नहीं। जो मैंने आप लोगों की शान में कहा, इसमें अगर जर्रा बराबर भी झूठ हो तो फिदवी का सर हाजिर है। हाँ बाबू साहब, परंतु यदि उसी वक्त श्रोता ने समझदारी से काम लेकर चट से कह दिया, वाह, यह भूतों के परिस्तान की एक ही कही, भाई खूब। मुंशी जी तब मुस्कुराकर झुककर सलाम करते और 2-4 मीठी बातें हे के साथ लपेटकर शकुराने के तौर पर पेशे नज़र कर देते। गाड़ी फिर आगे बढ़ती। हाँ जनाब, मैं क्या अर्ज कर रहा था। हाँ, ठीक याद आया जी। मैंने कहा कि क्या बतलाऊं, महल सरा में रोना पीटना मचा हुआ है। घर में सब लोग राम राम का कोहराम मचाए हुए हैं। आप यकीन मानिए बाबूजी कि अकेला मैं ही हाथ में तलवार लिए हुए कमरे में चहलकदमी करता हुआ मल्हार गा रहा था। ओफो, बड़े गजब का दिल पाया है आपने मुंशी जी।
वाह, मुसीबत के वक्त भी मल्हार। मुंशी जी फिर कहना शुरू कर देते। बस जनाब, कयामत का दिन भी आ गया जिसकी इंतजारी थी। सदर फाटक पर चोटें पड़ने लगी। घर में सब लोग रोने चिल्लाने लगे। इतने में बलवाई घर में घुस आए। मैंने उनका मुकाबिला किया, लेकिन कहाँ वह 50 और कहाँ मैं अकेला। लूटा खसोटा, मारा पीटा, सब तबाह कर दिया। मुझे उस वक्त रुपए पैसे, हीरे जवाहरात किसी की फिक्र न थी। महज अपनी जान, जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ 200 बरस की पुरानी हाथ से लिखी हुई किताब को इन जाहिलों के हाथ से बचाने के लिए अपने तोशे खाने की ओर दौड़ा हुआ गया। तब से जनाब यह हालत हो गई, वरना हम भी आदमी थे सान के। आह, मुंशी जी के साथ साथ सुनने वाले के लिए भी यह आवश्यक है कि 2-3 लंबी लंबी सर्द आहें खींचकर 1 मिनट के लिए गर्दन लटकाकर मौन हो रहे। मशहूर कहानी लेखक बाबू गोविंद बिहारी खरे के मकान पर एक दिन दोस्त अहबाब की दावत थी। भोग जी, मुनि जी, सागर जी आदि बड़े बड़े साहित्य महारथी भी पधारे हुए थे। मुंशी जी भी दावत में शरीक होने के लिए बुलाए गए थे। अक्खा, मुंशी जी आए हैं, आइए आइए। खरे जी ने तपाक के साथ उठकर उनका स्वागत किया। मुनि जी आदि भी राम जोहार करने लगे। मुंशी जी उस समय प्रसन्न मन्न दिखाई पड़ रहे थे। खरे जी ने सागर जी से मुंशी जी का परिचय कराते हुए कहा, देखिए साहब, आप ही के पास वह 300 बरस की पुरानी किताब है जो कि आपके बाबा जान ने लिखी थी। और फिर मुंशी जी ने कहा, आप कलकत्ते से उसी किताब को खरीदने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपके नियाज हासिल कर। मुंशी जी ने तपाक के साथ उठकर उनका हाथ अपने दोनों हाथों से दबाकर सिर से लगा लिया। सागर जी को पहले इसका कुछ भी इतिहास मालूम नहीं था, फिर भी उन्होंने उपर्युक्त बातचीत के आधार पर अपना पार्ट अच्छी तरह से समझ लिया। उन्होंने कहा, यकीन मानिए, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। परसों खरे साहब का खत पहुंचा, उसमें आपकी और उस किताब की काफ़ी तारीफ लिखी हुई थी। मैंने वह चिट्ठी म्यूजियम के अफसरान को भी दिखलाई और उन्होंने कहा कि फौरन जाकर किताब खरीद लो, 1000-2000 जितने में भी मिले। मुंशी जी गदगद हो रहे थे। सागर जी ने फिर कहा, अच्छा, तो वह किताब आपके बाबा जान ने लिखी है? जी हाँ, 300 बरस पुरानी वह किताब बाबूजी खते विलायत में सारी किताबें लिखी गई हैं। उसमें कुछ तो मेरे बाबा जान ने लिखा है, कुछ वालिद बुजुर्गवार ने और कुछ इस खाकसार ने। अच्छा, जी हाँ। देखिए, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, उसका कुछ मजमून बतलाने की मेहरबानी कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं सरकारी काम है। सागर जी की बात पूरी भी न हो पाई थी कि मुंशी जी नम्रतापूर्वक कह उठे, सब समझता हूँ बाबूजी, लेकिन इसमें गुस्ताखी की क्या बात है? हैं? आप तो शर्मिंदा करते हैं जी। जी हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद आया, मजमून नज़में हैं, कुछ हिकमत के अजीबोगरीब नुस्खे हैं, शाइस्ता मजाक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, बहुत खूब, आपको उसमें से कुछ याद हो तो सुनाइए। जी हाँ, शौक से। खरे साहब ने वैसे ही टोका, भाई यूँ खाली जबानी जमा खच ठीक नहीं, आप उन्हें लिख भी लीजिए और उसे भी दिखाकर अपने अफसरों से राय भी ले लीजिएगा। इतनी कीमती किताब मुंशी जी यूँ ही उठाकर थोड़े दे देंगे। मुंशी जी ने भी इसका समर्थन किया। सागर जी लिखने बैठे। दो जानू हो झूम झूम कर मुंशी जी कहना शुरू किया, हलवाइयाँ सिरी लकब फरहाद की थी, उसको तलब चाशनी करती थी गजब, मुख मोर के मुस्कात है। लोग बड़ी मुश्किल से हंसी रोके हुए थे। आखिर खरे जी ठठाकर हंस पड़े। बड़ी नाराजी के साथ त्योरी चढ़ाकर मुंशी जी ने कहा, यह कहानी लिखना नहीं है, फारसी है फारसी, तुम क्या समझो मियाँ। इस पर वह कहा लगा कि आसमान हिलने लगा। अगर उस वक्त खाना पानी न होता तो मुंशी जी अवश्य ही उठकर चले जाते। दावतों और महफिलों में शरीक होने का मुंशी जी को मर्ज है। एक बार आप उनसे झूठे ही कह दीजिए, फिर मुंशी जी की इंसानियत और शराफत इस बात को कतई गवारा नहीं कर सकती कि आपके निमंत्रण को नामंजूर कर आपके दिल को दुख पहुंचाए। चांदनी रात थी। खरेजी आदि की इच्छा नौका विहार करने की हुई, लेकिन साथ में एक जिंदा दिल आदमी की जरूरत थी। उस दिन मुंशी जी को किसी भले आदमी ने ताड़ी के सहारे ताड़ की फुनगी पर बिठा दिया था।
मुंशी जी को किसी सूरत पर नाव में लाया गया। नाव खोल दी गई। यार लोग राग और रागिनी के शुभ विवाह के पुरोहित बन बैठे। मुंशी जी को बहुत काफी उकसाया, परंतु वह चुपचाप ही बैठे रहे। बहुत भड़काने पर फिर उन्होंने दम पर दम ठेका लगाना शुरू किया। भैया, मुनासिब तो यही है कि आप मुझे घर पर पहुंचा दें। किसी महापंडित से यह आशा की जा सकती है कि वह लगातार मंत्र जपते जपते जो एक बार गोमुखी से हाथ निकालकर दच्चित हो जनेऊ से पीठ खुजलाने लगे। लेकिन मुंशी जी बिना रुके ही नशे की पीठ को चाबुक से धुनते हुए बार बार बराबर यही कहते रहे, भैया मुनासिब तो यही है कि आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। सारा मजा उस दिन किरकिरा हो गया। नाव फेरनी ही पड़ी। उस दिन लोगों ने मुंशी जी को गालियां दी, इतनी कि शायद मुंशी जी के बुजुर्गों को महाराज के यहाँ से उतनी बख्शीश भी कभी न मिली होगी। मुंशी जी घर आते ही आते 2 बार दरवाजे से टकरा कर गिरे, तब कहीं जाकर ताला खुला। आपका दौलत खाना एक विशेषता रखता है, बस समझ लीजिए कि इतिहास प्रसिद्ध कलकत्ते की काली कोठरी से कुछ 20 है, इससे अधिक नहीं। वही आपका दीवान खाना, गुसल खाना, रसोई, महल सारा सब कुछ है। बांस की एक चारपाई जो किसी जमाने में एक महाबामन से शायद 8 आने की खरीदी थी, और उस पर चारपाई के अनुरूप ही बिछावन। चीड़ के बक्स में उनकी गृहस्थी थी। मुंशी जी ताव में थे। साले गाली देते हैं जैसे हम इनके कर्जदार हैं। ले जाओ, उठा ले जाओ। माल मुंशी घिर्राऊ लाल का, दिल बेरहमों का, कुछ परवाह नहीं, किसी का नहीं रखेंगे। सब गृहस्थी लुटाकर मुंशी जी गर्म हो रहे थे। एक मजमा इकट्ठा हो गया। मुंशी जी मोहल्ले के नामी अनाथों में से है ना। उसी समय एक वृद्ध सज्जन इधर से निकले। मुंशी जी की हालत देखकर बोले, साले का बाप भी इसी बीमारी में मरा था। तमाशाइयों में से एक ने पूछा, क्या आप उनके बाप को जानते थे? जी हाँ, वह महाराज सोनागढ़ का हुक्का बरदार था।